हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मृत्युंजय के चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट आ गई। ये सब कुछ देखकर महक बहुत ज़्यादा डर गई और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ी। अमृत ने भी अपने सर पर हाथ रख लिया, जैसे कहना चाहता हूँ कि मृत्युंजय का कुछ नहीं हो सकता। ये सब देखकर चार्ली और रुद्र भी डर गए थे। मृत्युंजय ने रुद्र को वहां पर देखा। उसे देखा मृत्युंजय की आंखें छोटी हो गई थी, लेकिन रुद्र ने बात को समझते हुए कहा, इस तरह मत देखो, मैंने इसे बचाया है। मृत्युंजय ने कहा, इसलिए अभी तक जिंदा हो। मृत्युंजय महक के पास जा रहा था, तभी रुद्र ने कहा, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं अब अपने जाने मन से दूर होने वाला हूँ। अब तो मैं जान चुका हूँ कि वो यही मुंबई में रहती है, तो हमारे बीच का सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ। मृत्युंजय रुद्र के करीब आया और उसके गाल पर थपकी मारते हुए बोला, सुनो, अगर अपनी जान और दुनिया प्यारी है ना, तो चुपचाप वापस मनाली चले जाओ, वरना अगर महक की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सोच लो तुम्हारा क्या होगा। जब मैंने अपने भाई पर रहम नहीं दिखाया तो तुम किस खेत की मूली हो। चार्ली को पहले ही मृत्युंजय से बहुत डर लग रहा था। पिछली बार मृत्युंजय ने उसके पैर पर गोली चला मारी थी और वो बाल बाल बचा था। इस बार उसने रुद्र को पीछे खींच लिया और कहा, भाई, लड़कियां बहुत मिलेगी, जान सिर्फ एक ही होती है, चलो यहाँ से। अमृत ने मृत्युंजय को समझाया, महक बेहोश हो चुकी है, फिलहाल पहले हमें उसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। यहाँ बकवास करने के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। मृत्युंजय रुद्र को घूरते हुए महक को लेकर वहाँ से निकल गया, लेकिन रुद्र वहीं रुका रहा। महक का चेहरा देख वो बोल पड़ा, अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जब जान चुका हूँ कि मेरी जाने मन यही है, तो उसे हासिल किए बिना तो जाना नामुमकिन है। रुद्र की बात सुन चार्ली डर गया। ये क्या बोल रहे हो बॉस? अगर उस हाथी को पता चल गया ना कि उसकी बीवी की तरफ नज़र उठाकर देखा है, तो चींटी की तरह मसल देगा। भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप निकल लो। रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब ये चींटी उस हाथी के कान में घुस जाएगी ना, तब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। बिप्लो को बॉडीगार्ड के साथ मलहम पट्टी करा घर ले आया गया था। महक को मृत्युंजय हॉस्पिटल ले जाने के बजाय घर ले आया था। बिप्लो अपना सिर नीचे करे सोफे पर बैठा हुआ था और रचना लगातार उसे घूरे जा रही थी। रचना बिप्लो के सिर पर मारते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़के, तुमने अपनी भाभी की जान बचाई, ठीक किया, लेकिन खुद की जान को भी देखना चाहिए। अगर बाजू की जगह कहीं और लगती गोली तो। बिप्लो अपना सिर उठाकर रचना को देखते हुए धीरे से बोला, आई एम सॉरी मॉम, आइंदा से ख्याल रखूँगा। रचना बिप्लो को गले लगाते हुए बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उटपटांग हरकत करने से पहले नहीं सोचना होता ना। दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। बिप्लो रचना के कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोला, अगर मैं वैशाली को बगल में नहीं करता तो उसे गोली लग जाती। रचना बिप्लो से दूर होकर उसे बाँह से पकड़कर उठाते हुए बोली, चलो कमरे में, तुम चुपचाप आराम करो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। बिप्लो रचना की बात पर चुपचाप खड़ा हो जाता है और उसके साथ अपने कमरे की तरफ चला जाता है।
मृत्युंजय का कमरा। मृत्युंजय महक के सिरहाने बैठे उसे देख रहा था। तो अभी भी बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे स्ट्रोक आया है, जिस कारण वो बेहोश हो गई है। तभी वहाँ पर अमृत आ जाता है। अमृत मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, यू डोंट नीड टू वरी, महक ठीक हो जाएगी। मृत्युंजय अमृत को देखते हुए बोला, वैशाली के बारे में कुछ पता चला? राजीव अंदर आते हुए बोला, जिस गुंडे के साथ उसका झगड़ा हुआ था वो भी गायब है। मुझे लगता है कि हमें एक बार पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। राजीव की बात पर मृत्युंजय अमृत की तरफ देखता है तो अमृत अपनी गर्दन नहीं में हिला देता है। मृत्युंजय राजीव से बोला, आज मॉल में जो कुछ भी हुआ सब कुछ कवर तो कर चुके हो ना? मतलब किसी भी तरीके से कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला, सब कुछ मैंने मैनेज कर लिया है। लेकिन अनिरुद्ध, मृत्युंजय राजीव की बात को बीच में काट कर बोला, वो हमारा फैमिली मैटर है, चलो वैशाली को लेकर आते हैं। इतना कहकर मृत्युंजय महक के सिर पर चूम लेता है और उसे अच्छे से चादर उठाकर कमरे से बाहर आ जाता है। मृत्युंजय अपने कमरे से होते हुए जब मेन हॉल में पहुंचता है तो देखता है फैमिली के सभी लोग मेन हॉल में बैठे हुए थे। राजेंद्र मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोले, जय, मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन मृत्युंजय राजेंद्र की बात को बीच में काट कर बोला, आप क्या कहना चाहते हैं पापा? जिस लड़के ने मेरी बीवी पर हाथ डाला मैं उसे जिंदा छोड़ देता, ताकि भैरवी खानदान के लोग दोबारा यही गलती करने की कोशिश करें, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। रचना नीचे आते हुए बोली, चलो मान लेते हैं कि तुमने अपनी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने वाले को हाथ को ही काट दिया, लेकिन जो उंगलियां अब उठेगी उसका तुम क्या करोगे जय? मृत्युंजय रचना की तरफ देखते हुए बोला, मैं वो सारी उंगलियां भी उखाड़ कर फेंक दूंगा जो मेरी बीवी पर उठाएंगे। राजेंद्र मृत्युंजय की बात पर फिर से बोले, और वैशाली, वैशाली कहाँ है? इस बात का जवाब दो। अमृत हल्का सा हंसकर बोला, हाँ हाँ, मेरी बीवी किसी से झगड़ा करने गई है, उसी को लेने जा रहा हूँ, तब तक डिनर तैयार कर लीजिए। मृत्युंजय तिरछी नज़र से अमृत को देखने के बाद सीधा बिल्ला से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे राजीव और अमृत भी चले जाते हैं। अदिति का कमरा। अदिति जब से आई थी डरी शामी से चुपचाप बैठी हुई थी और शोभित ने उसे कई बार समझाया था, लेकिन वो बार बार वैशाली और महक से मिलने की जिद कर रही थी, जिस कारण शोभित ने उसे डांटा था और मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। शोभित अदिति की तरफ प्लेट बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी होगी ना? अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे भूख नहीं लगी। शोभित प्लेट से पास्ता निकालकर चम्मच से खाते हुए बोला, यम, ये तो काफ़ी टेस्टी है, और मेरी कोकून खाना नहीं चाहती तो मैं अकेले खा सकता। अदिति तिरछी नज़र से शोभित को देखने लगती है और अपने होठों को लिक करती है। शोभित अभी भी पास्ता कुछ चटकारे लेकर खा रहा था, जिस कारण अदिति उसके हाथ से प्लेट छीनते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है। शोभित प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें भूख नहीं लगी।
मुझे ये पास्ता अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अदिति मासूम सा चेहरा बनाते हुए शोभित से बोली, प्लीज़ सीनियर मुझे दे दीजिए ना, मेरे बच्चे रो रहे हैं भूख से। शोभित एक पल के लिए अदिति को देखता रह जाता है, फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए उसे पास्ता दे देता है तो अदिति शोभित के जूठे चम्मच से खाने लगती है। शोभित अदिति को मना करते हुए बोला, अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए दूसरा चम्मच ले आता हूँ, ये मेरा जूठा है। अदिति चम्मच को लिक करते हुए बोली, मम्मी कहती है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है और आप तो मेरे सीनियर हो, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शोभित अदिति की बात पर और उसे लिक करता हुआ देख के मन में बोला, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता छोटी कोकुन, लेकिन मुझे ज़रूर फर्क पड़ता है। मैं तुमसे जितना दूर रहूं वही बढ़िया है। हाँ, इट्स बेटर फॉर मी टू स्टे अवे फ्रॉम यू। ये सोचते हुए शोभित खड़ा हो जाता है और अदिति से कहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीचे आकर बड़ी माँ से कह देना। अदिति शोभित की बात पर बोली, क्या मैं आपसे नहीं कह सकती सीनियर? अपना सिर हिलाते हुए बोला, नहीं, तुम नहीं कह सकती, मुझे ज़रूरी काम है और मुझे डिस्टर्ब मत करना। इतना कहकर शोभित बिना अदिति के आगे की बात सुने कमरे से बाहर चला जाता है। अदिति जाते हुए शोभित को देखकर मुंह बनाती है और फिर से अपने पास्ते पर फोकस करते हुए खुद से कहती है, वाओ, टमाटो सॉस पास्ता डिलीशियस एंड टेस्टी। इतना कहकर अदिति फिर से पास्ता खाने लगती है। मंदिर के बरामदे पर वैशाली अपने पैर के ऊपर पैर रखे बैठी हुई थी और बगल में लाखन के साथ एक 25 साल का लड़का खड़ा था। तभी वहाँ पर अमृत, मृत्युंजय और राजीव आ जाते हैं। अमृत वैशाली के सामने जा उसे घूरते हुए बोला, एक बात बताओ, पूरी दुनिया की दिक्कतें तुमने अपनी कुंडली में लिखवा कर रखी है क्या? वैशाली अपना सिर उठा अमृत को देखते हुए बोली, मर्डर करके बैठे हैं यहाँ पर, तुम्हें भी करवाना है क्या अपना? वैशाली की इस बात पर आते जाते लोग उसे देखने लगते हैं। अमृत इधर उधर देखते हुए वैशाली के हाथ को पकड़कर कहता है, बकवास करना बंद करो और चलो घर। वैशाली अपनी जगह से नहीं हिलती। वैशाली को उठाता हुआ न देखकर अमृत उसे घूरते हुए बोला, यहाँ पर सीन क्रिएट करना बंद करो वैशाली। वैशाली अपने पैर को दिखाती है जिसमें मूंछ आया हुआ था। अमृत वैशाली को अपनी बाहों में उठा लेता है। वैशाली उसके गले में अपने हाथ डाल लेती है और लाखन के बगल में खड़े लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, वीर वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। वैशाली एक अलग से अंदाज में बोली, सबक नहीं, उसे वहाँ भेजो जहाँ से सिर्फ चीखें बाहर आती हैं, इंसान नहीं। वीर अपना सिर हिला अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करते हुए कहता है, मौर्य, तुम्हारे आश्रम में कमरा खाली है क्या? दूसरी तरफ से वीर का दोस्त मौर्य बोला, फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं। वीर मौर्य की बात को बीच में काट कर बोला, खाली करो। इतना कहकर वीर कॉल काट कर
कट कर देता है और वैशाली की तरफ देखता है तो वैशाली अमृत से कहती है, चलो पतिदेव। अमृत घर घूर कर वैशाली को देखता है और मंदिर के बाहर की तरफ चला जाता है। राजीव उन दोनों के साथ मंदिर से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय लाखन से बोला, किसने किया था किडनैप? लाखन मृत्युंजय के सवाल पर बोला, लल्लन ने, लेकिन वैशाली दीदी ने उसको बहुत मारा। मृत्युंजय वीर को देखते हुए बोला, तुम कौन हो? वीर मृत्युंजय के सवाल पर बोला, मैंने पहले यहाँ पर आया हूँ, पहले फॉरेन में था और मेरा नाम वीर सिसोदिया है, देवराज सिसोदिया का बेटा। यहाँ अपना बिजनेस फैला रहा हूँ। मृत्युंजय वीर से हाथ मिलाते हुए बोला, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। वीर मृत्युंजय के हाथ से हाथ मिलाकर बोला, वैशाली को हमेशा खुश रखना, वो जिंदगी से कभी खुश नहीं रहती। उसके लिए किसी को मारना बहुत छोटी बात है, इसलिए उसे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाना। मृत्युंजय वीर की बात पर बोला, मुझे पता है कि वो थोड़ी दिमाग रूप से पागल है और ऐसे लोगों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सो सी यू सम टाइम। इतना कहकर मृत्युंजय मंदिर से बाहर की तरफ चला जाता है। लाखन वीर की तरफ देखते हुए बोला, अब हमें भी जाना है बाबा। फिर अपना सिर हिलाता है और वो दोनों मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड शेयर ज़रूर करें और अपना कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।